हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। 29 फरवरी को आप सभी का साइंस का पेपर है, अतः हम ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। अगर आपको 95% नंबर लाना है तो ये क्लास आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये क्लास आपके लिए लास्ट क्लास होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स सेक्शन प्लस पूरा एमसीक्यू करने वाले हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होता है? तो दृष्टिपटल या दृष्टिपटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश का कौन सा कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कितनी? 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो मुलायम लोहा सही जवाब है। इसमें से चारों में से कौन सा किरण आरेख सही है? तो इसमें आपका सी किरण आरेख सही है, यानी सी किरण आरेख एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 केमिस्ट्री सेक्शन में पहला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वायु है तो ये समांगी मिश्रण है। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। तो देखिए इसमें कौन सा एल्कीन होगा? 3 2 6, यही एल्कीन हो जाएगा। इसमें 2 2 4 यानी C2H4 होना चाहिए, बट यहाँ पर C2H2 है तो ये एल्कीन नहीं होगा, और ये भी एल्कीन नहीं होगा। 3 2 6 होना चाहिए, जबकि यहाँ 8 है, यहाँ 4 2 8 होना चाहिए, जबकि यहाँ 10 है, तो ये दोनों एल्कीन नहीं होंगे। एल्कीन क्या होगा? C3H6 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? जो जल होता है उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, साथ में परमाणुवीय आकार में कमी आती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो मूर्ति बनाने के काम आता है, कास्टिक सोडा साबुन बनाने के निर्माण में काम आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिअम्ल और ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक बनाने में काम आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल रंग का हो जाता है? तो केवेज का जलीय विलयन मिलाने पर जो मेथिल ऑरेंज है वो लाल रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोलॉजी सेक्शन आ जाते हैं, खंड गा। तो इसमें निम्नलिखित ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा, जबकि प्राकृतिक पेट्रोलियम कोयला नहीं होगा। मेंडल प्रसिद्ध हैं किसके लिए? आनुवांशिक के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूपिका वायु कोष्ठिका में पाई जाती है तो ये फेफड़ों में पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों में जल के परिवहन हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो जाइलम फ्लोएम से उसके जो पोषक तत्व बनते हैं उसको सभी भागों में पहुंचाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है तो 120/80 होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध हैं। इस तरह से हमारे 20 MCQ हो गए। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सबसे पहला खंड आ यानी फिजिक्स हम पहले सॉल्व करेंगे। फिजिक्स पोर्शन में पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच में रखे एक बिंब पर के प्रतिबिंब का बनना नामांकित किरण आरेख द्वारा दिखाना है, और बने हुए प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बनेगा उसका गुण बताना है, और ये भी बताना है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पास दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तो इस तरह से हमारा जो इसमें दिया गया है, वस्तु ए बी हमारी वस्तु रखी हुई है, ये आपका पी ध्रुव है, और यहाँ से आपको यहाँ तक यानी ध्रुव से अनंत, ये अनंत पॉइंट है, अनंत से ध्रुव के बीच में कोई वस्तु हमारी ए बी रखी हुई है। यदि मुख्यअंश के समांतर कोई किरण जाती है तो वो उत्तल दर्पण से टकराने के फलस्वरूप उसी पथ में वापस चली जाती है तथा ये मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है, तथा जब वक्रता केंद्र की ओर कोई लाइन डाली जाती है, कोई रेखा किरण डाली जाती है तो वो उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात उसी भाग में वापस चली जाती है इस तरह से, और वो भी वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से आपका एक पॉइंट यहाँ पर क्रॉस हो जाता है और इसी क्रॉस पे आपका प्रतिबिंब बन जाता है, यानी A' आपका प्रतिबिंब है। इस तरह से आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का गुण क्या होगा? ये चित्र आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। प्रतिबिंब का गुण क्या होगा? यहाँ पर प्रतिबिंब P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, P तथा F के बीच में आपका प्रतिबिंब बन रहा है, और जो प्रतिबिंब है वस्तु से बहुत छोटे आकार का बन रहा है, यानी वस्तु इतना बड़ा था तो प्रतिबिंब आपका इतना छोटा सा बन रहा है। और तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। जब भी प्रतिबिंब दाहिने साइड में बनेगा तो क्या बनेगा? ये
प्रतिबिंब आभासी होगा, जबकि राइट साइड में जब लेफ्ट साइड में होगा तब वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। तो इस तरह से 3 गुण आपके हो गए। अब आपके पास एक क्वेश्चन उसी में इंक्लूडेड था कि हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के लिए क्यों करते हैं। तो यहाँ पर है वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसके लिए कुछ रीजन है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र की प्रतिबिंब कम स्थान में बनने के कारण इसे वाहन चालक की बगल में लगा दिया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफ़ी क्षेत्र का स्पष्ट सीधा व प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। इस दर्पण का दृश्य विस्तृत होता है, इसलिए हम लोग वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दोष युक्त निकटतम बिंदु 75 सेंटीमीटर है, तो इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग शीट पर देखते हैं। उत्तर संख्या 22 में दीर्घ दृष्टि दोष निवारण कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा एक नेत्र बना हुआ है, ये हमारा उत्तल लेंस है, और जो दीर्घ दृष्टि दोष है इसको निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना है, चूँकि जो फोकस दूरी होती है बढ़ जाती है और जो नेत्र लेंस होता है आपका कम अपसारी हो जाता है, तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनने लगता है। उस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए मुझे एक अपसारी लेंस, उचित दूरी का एक अपसारी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। तो इस तरह से इसका कुछ फिगर बन जाएगा, और यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया। इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसमें नेत्र लेंस कम अपसारी हो जाता है, अतः इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिसमें वो अधिक अपसारी हो जाए। इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं, जिससे इस लेंस तथा नेत्र लेंस की संयुक्त फोकस दूरी इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। साथ में इसमें एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। एक दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकटतम बिंदु 75 सेंटीमीटर, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दिया गया है कि दोषपूर्ण निकट बिंदु कितना है, -75 सेंटीमीटर, और स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी d बराबर -25 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों उत्तल दर्पण है तो दोनों माइनस में होंगे। नेक्स्ट आपका फार्मूला होता है f(x/d)/x - d। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी -75 मल्टीप्लाई बाई -25। अगेन जो डी एक्स की वैल्यू -75 और ये डी की वैल्यू -25, तो -75 मल्टीप्लाई बाई -25, और इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 75 से 25 माइनस करेंगे तो 50 बच जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल 25 से कम 25, 25 दूना 50, और इसको कट करेंगे 37.5 आंसर हो जाएगा आपका। यानी एफ आपकी जो फोकस दूरी होगी -37.5 सेंटीमीटर होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना है, कितनी धारा कितनी धारा ले। तो सर्वप्रथम हम ये करते हैं, पहले किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इसका आंसर पहले देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है तार की लंबाई पर, यानी तार की कितनी लंबाई, तार कितना लंबा है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती होता है, मतलब अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जैसे R∝L, तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R∝1/A। यानी अगर तार की मोटाई बढ़ाएंगे, ये अगर मोटाई ही होती है, तार की मोटाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटता चला जाएगा। दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। तार के पदार्थ पर तार किस पदार्थ का है वो भी डिपेंड करता है। यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान मोटाई के खींचे जाएं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। इस तरह से इसी पर निर्भर करता है। तो हम इसमें एक क्वेश्चन भी था, तो क्वेश्चन कर लेते हैं साथ ही। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा देता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितने प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ये उतना ही धारा ले। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक आपका परिपथ बना हुआ है, ये आपका विद्युत बल्ब है। यहाँ पर एम्पियर 10 दिया गया है, जो धारा है 10 एम्पियर दिया गया है, वोल्ट 80 वोल्ट दिया गया है यहाँ पर। अब आपको बताना है कि 240 वोल्ट अगर कर दिया जाए तो कितने में बल्ब जल सकता है। तो यहाँ पर आर निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस B/I। तो B/I, B की वैल्यू 80 और धारा की वैल्यू 10 है, 10 एकम 10, 10 अट्ठे 80, 8 ओम आ जाएगा। और B = कितना है, 240 वोल्ट। अगर 240 वोल्ट कर दें तो धारा कितना होगा, तो एम्पियर तो आपको धारा फिक्स ही रखनी है, धारा नहीं घटानी बढ़ानी। तो R = 240/10 हो जाएगा, कट करेंगे तो 24 ओम। ये 24 ओम होना चाहिए। जबकि आपके पास कितना है, यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जो कि कितने का होगा,
तो यहाँ से 24 में से अगर हम 8 निकाल देंगे, चूँकि 8 तो उसके पास ऑलरेडी था, तो 24 से 8 निकालेंगे तो 16 ओम हो जाएगा। नहीं, 16 ओम का प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि 240 वोल्ट पर भी आपका बल्ब जल जाएगा। अगर 240 डायरेक्ट अगर बल्ब जोड़ देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। किलोवाट घंटा होता क्या है, तो व्यवहारिक कार्यों, घरों तथा कारखानों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की माप एक बड़े मात्रा के 1 किलोवाट घंटा से की जाती है, और 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत शक्ति वाले किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। इसमें एक न्यूमेरिकल था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा न्यूमेरिकल था एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। ये 3 घंटे कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो उसमें ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो आपका एक आंसर है E = P × T करते हैं, तो E = 2.2 और टाइम कितना लग रहा है 3, तो यहाँ पर 6.6 किलो आवर हो जाएगा। I आपको धारा निकालनी, तो I/P पावर इंटू वोल्टेज, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो I = 2.2 × 10⁻³ देन इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 2200 = कट कराने पर आ जाएगा 10 एम्पियर, चूँकि 22 से 22 कट जाएगा और ये 10⁻³ यहाँ हो जाएगा 10⁻², तो 10⁻² से 10⁻1 कट जाएगा, 10⁻1 बचेगा, 10⁻1 का मतलब 10 ही होता है। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। इस तरह से हमारे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सभी क्वेश्चन हो गए। अब लोग आगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नेक्स्ट एक ही वीडियो में मिक्स करके दे देंगे। इसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कराएंगे, जो कि अगर आप देख लेते हैं लास्ट टाइम में, तो वही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को चैनल पर जा करके डिटेल में वीडियो देख लेना, जो अभी जस्ट शाम तक 2-3 वीडियो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।